आज जो पढ़ाएंगे वो होगा आपका ओरिजिनल इक्विवेलेंट मास और उसका डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, क्योंकि आपको एग्जाम में यही पूछे जाना वाला है। तो अब मुझे पूछ सकते हो किसे, तो आपने बेकार में टाइम वेस्ट क्यों किया? नहीं बच्चों, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? आज एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताएंगे, डिफरेंटली बताएंगे, और उसके बाद हम डिफरेंट जैसे कि हमने बोला था एसिड का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास, बेस का कैसे निकालते हैं, सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, एटम का कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल का कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं, वो सब एक एक करके आपको पढ़ाएंगे और उनका फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ताकि दुनिया में कोई भी इक्विवेलेंट मास का क्वेश्चन आए, जो कि आता है बच्चों। अब कोई भी एग्जाम में बैठोगे एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, आप आराम से उसको सॉल्व करोगे और उसके साथ आपको कुछ बेहतरीन आइडियाज मिलने वाले हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अभी से समर में आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बस आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, जितना आप पढ़ते जाओगे ना आप रिएक्शन में उतना होल्ड होता जाएगा और आप ये कंसेप्ट उसमें डाल के आराम से दुनिया में कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए बच्चों अभी का जो क्लास होगा वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई एम योर एसके सर, वेलकमिंग यू टू ऑल माय क्लास, मॉर्निंग सेशन क्लास। अच्छे से पढ़ना बच्चों, अपना कॉपी और अपना पेन अपने पास रखो, दिमाग यहाँ पे, इतना सा भी डाउट हो मुझे पूछो, और आई होप कि आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा। आराम से बैठो, एंजॉय करो, और ये क्लास और इवनिंग के क्लास के बाद हम प्लान करेंगे हमारी अगली एग्जाम की तरफ। कैसे? क्योंकि इक्विवेलेंट मास खत्म हो गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये सब तो एक एग्जाम बनता है ना बच्चों। तो ये एग्जाम आपका एक धमाकेदार एग्जाम होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास का डेफिनेशन तो हमने बता दिया कि इसमें क्या होता है बच्चों, इट इज, तो इक्विवेलेंट मास का जो फंडामेंटल डेफिनेशन हमने बताया था उसमें हमने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया था, जैसे कि सपोज एफईओ, एक रिवीजन है, 1 मिनट रिवीजन फिर करेंगे। आज हमारे पास 2 घंटा है, इवनिंग को भी प्रेजेंट रहना बच्चों। इसमें हम लोग इक्विवेलेंट मास के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और साथ में प्रोसीड करेंगे। कभी भी आज का जो इवनिंग का क्लास है उसको गलती से भी मिस मत कर देना बच्चों, ये कंटिन्यू करता जाएगा और जितना जल्दी होगा हम उसको खत्म कर देंगे। फिर आप देखना क्या मजा आने वाला है आपको। उसके बाद आपका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टोइशियोमेट्री, और उससे पहले इसमें आपको एक्सपर्टाइज चाहिए। तो मैंने सपोज आपको पूछा एफईओ में आयरन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, एफईओ में आयरन का इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आपने क्या बताया था ना, डेफिनेशन में आपने बताया था कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ व्हिच दैट कंटेन, कंबाइन और डिस्प्लेस 8 part by mass of oxygen, 1.008 part by mass of hydrogen and 35.5 part by mass of chlorine। ये हमने बताया था, बुक का डेफिनेशन है, अभी तो फिलहाल अलग से पढ़ेंगे बट ये बुक का डेफिनेशन है। तो उसके हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाया। तो मैंने पूछा एफईओ, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आपको नोट थोड़ा आपको पता चल जाएगा, जिसको फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कंपाउंड में आपका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो आप कंबाइन का फॉर्मूला यूज करो। देखो ये कंपाउंड है, इसमें आपका एलिमेंट आयरन का पूछा है, तो आप कंबाइन का फॉर्मूला यूज करो। मतलब आपका देखो कितने पार्ट ऑक्सीजन कितने पार्ट आयरन के साथ कंबाइन किया हुआ है, 60 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको 56 पार्ट ऑफ आयरन के साथ कंबाइन किया हुआ है। तो अब क्या बोलोगे सर, 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया हुआ है 56 पार्ट ऑफ आयरन के साथ। तो हमने क्या बोला था कि 8 पार्ट ऑक्सीजन जितने पार्ट आयरन के साथ कंबाइन करेगा वही होगा
आयरन का इक्विवेलेंट मास। स्वागत है, वेरी गुड बेटा। तो इंप्लाइज दैट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट आयरन के साथ कंबाइन करेगा? इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर दो, 28 पार्ट ऑफ आयरन। तो आयरन का इक्विवेलेंट मास क्या होगा FeO में? सर 28। अलीना वेरी गुड। हाँ सर, तो सिंपल सी बात आपने बताया। तो सर अगर कोई कंपाउंड में एलिमेंट का पूछेगा ना, तो आप कंबाइन का फॉर्मूला, मतलब ये किसके साथ कंबाइन हुआ। समझ में बोल लो, कैल्शियम हाइड्राइड में कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास क्या है? आप क्या बोलोगे ना सर? जैसे आपने बोला था कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्राइड एक कंपाउंड है, उसमें हमने कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास पूछा, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन बताया था कि 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 1.008 पार्ट हाइड्रोजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, जितने पार्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा वही होगा उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। तो मुझे बोलिए बच्चों, यहाँ पे कितने पार्ट हाइड्रोजन, कितने पार्ट कैल्शियम के साथ मिला है? अली बात वेरी गुड बेटा। यहाँ पे 2 into 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन किया है। इसका अनामिका वेरी गुड। इसका एटॉमिक मास क्या है कैल्शियम का? 40 पार्ट ऑफ कैल्शियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंप्लाइज दैट सिर्फ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्ट कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगा? इसको आधा किया तो इसको आधा कर दो, 20 पार्ट ऑफ कैल्शियम। तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया कैल्शियम का? सर 20। स्वागत है, वेरी गुड बेटा, श्रुति वेरी गुड। तो ये फंडामेंटल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर कोई एलिमेंट का एक कंपाउंड में इक्विवेलेंट मास पूछेगा ना, आप आराम से सर ऐसे फॉर्मूला, कंबाइन का फॉर्मूला चूज कर कि कितने पार्ट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्ट ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। या फिर मैं पूछूंगा सपोज AlCl3 में एल्युमिनियम का क्या होगा इक्विवेलेंट मास। मैंने पूछा AlCl3 में एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, तो अब क्या करोगे ना सर? देखिए आपने बोला था कि 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, जितने पार्ट एल्युमिनियम के साथ ऐड होगा ना वही होगा एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे देखो बच्चों 3 into 35.5, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, तो 3 into 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कितने पार्ट एल्युमिनियम के साथ लगा है बच्चों? एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या है बच्चों? 27। इक्वेस्ट कर रहे हैं, याद रखो बच्चों, इसका 27 इसका 40 याद रखो, बार बार नहीं बोलेंगे। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, 11th पढ़ रहे हो, आप 9th 10th में नहीं हो, क्या आप ये भूलोगे तो चलेगा नहीं बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि 3 to 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद 27 पार्ट ऑफ एल्युमिनियम। तो बच्चों मैंने क्या बोला था? सिर्फ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, जितने पार्ट एल्युमिनियम के साथ ऐड होगा वो होगा एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास। तो सिर्फ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कितने पार्ट एल्युमिनियम के साथ ऐड होगा? कृति वेरी गुड बेटा। तो इसको आपने 3 भाग किया, तो इसको भी 3 भाग करो। आदित्य वेरी गुड। तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम इन AlCl3 विल बी, स्वागत करने क्या आंसर दे दिया आपने? 44.5 कहां से आ गया? मैं एल्युमिनियम का पूछ रहा हूं इन AlCl3। अविनाश लिख दो, अगर एलिमेंट का कंपाउंड में पूछूंगा तो आप कंबाइन का फॉर्मूला यूज करो, और कंबाइन का भी यूज होगा जब आपके सामने ये सब हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या फिर क्लोरीन होगा, वो तो बताएंगे बच्चों, डोंट वरी, सबका कैसे करते हैं बताएंगे। हाँ बोलिए, कौन है बेटा? बोलिए बोलिए बेटा, आपने हैंड रेज किया ना? चलो, तो ये था आपका पहला फंडामेंटल। फिर हमने कंटेंट किया था। कंटेंट में मैं पूरा इस मॉलिक्यूल का पूछूंगा, मैं पूरा इस मॉलिक्यूल का सपोज पूछूंगा, तो आप कैसे इक्विवेलेंट मास निकालोगे ना सर? आपने बोला था कंटेंट में भी सेम फंडामेंटल, अब कंटेंट में भी आपने सेम फंडामेंटल बताया था, मुझे पूरा इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा ना? कंटेन, कौन कंटेन ना? वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन कंटेन हुए हैं, मतलब आप प्रेजेंट है। तो क्या लिखेंगे ना सर? सेम डेफिनेशन कि आपका 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, जितने पार्ट कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो होगा उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास। सिंपल सी बात है। तो मेरे प्यारे का स्पेलिंग 36 देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन,
तो 16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम, 16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट आयरन ऑक्साइड में प्रेजेंट है ना सर? आयरन का एटॉमिक मास अपने 56 बोला, ऑक्सीजन का 16 बोला, ऐड करेंगे तो 72। तो 16th पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑल टोटल 72 पार्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड, पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 72 आयरन ऑक्साइड में प्रेजेंट है या फिर कंटेन्ड है। तो इंप्लाइज दैट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट ऑफ FeO में प्रेजेंट होगा? वही होगा FeO का इक्विवेलेंट। तो इसको मैंने आधा किया, तो इसको आधा कर दो, 36 पार्ट ऑफ FeO। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ FeO इज 36 एज ए होल। मैंने यहाँ पे एलिमेंट का नहीं पूछा, मैंने पूरा कंपाउंड का पूछ लिया। अविनाश वेरी गुड बेटा, यही मैंने कल बताया था आपको। रिवाइज कर रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया, रिवाइज कर रहे चलता। समझ में और भी क्वेश्चन होगा, सपोज मैं पूछूंगा कि बच्चों अब LCl3 का इक्विवेलेंट मास बोलिए। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा LCl3 का पूछा, एल्यूमिनियम का नहीं पूछा कि आप कंबाइन करोगे। यहाँ पे मैंने पूरा LCl3 का पूछा, और LCl3 ने क्लोरीन को कंटेन किया। तो आप क्या बोलोगे ना सर? 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन, जितने पार्ट, अलीबा वेरी गुड बेटा, 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन जितने पार्ट LCl3 में प्रेजेंट होगा वो होगा LCl3 का इक्विवेलेंट मास। आप बोलिए बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन कितने एटॉमिक थी? तो 3 into 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन इज कंटेन्ड इन और प्रेजेंट इन कितने पार्ट ऑफ LCl3 ना सर? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, और 3 क्लोरीन एटम मतलब कितना होगा ना सर? 106.5 तो 133.5। इसको ऐड करेंगे तो 3 to 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 133.5 पार्ट ऑफ LCl3। तो सर इसका मतलब सिर्फ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कितने पार्ट LCl3 में प्रेजेंट होगा सर? अगर 3 to 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन इतने पार्ट में प्रेजेंट है तो सिर्फ 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन किसने? स्वागत है, वेरी गुड बेटा, इसको 3 में डिवाइड कर दो। देखो बच्चों, आपने इसको 3 में डिवाइड किया, इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 44 सॉरी, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? कितना होगा ना सर? हिसाब थोड़ा करो बच्चों, कितना हुआ सर? 44.5। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना। ओके, ये था आपका फंडामेंटल। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल, क्वेश्चन तो आने वाला वो तो बताएंगे, बट इसमें से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। बच्चों कैसे आते हैं बताएंगे। चलो, तो ये था कंटेन और कंबाइन। अब चलेंगे बच्चों डिस्प्लेस के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे और एक क्वेश्चन की ओर, और फिर हम चलेंगे कैसे इक्विवेलेंट मास डिफरेंट कंपाउंड का निकालते हैं। आपको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। चलो, आपने कितने मुश्किल से अब LCl3 का निकाला। LCl3 का कितना निकाला? 44.5, कितना मुश्किल से निकाला। अब वो फॉर्मूला देंगे जब सॉल्ट पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ाएंगे इसके बाद। ये क्या है? एक सॉल्ट है, कैसा है बताएंगे आपको। इसका एक फॉर्मूला देंगे, 2 सेकंड में निकलेगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। क्योंकि समर में ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये समर कोर्स है। आपको ग्रास रूट लेवल से ऊपर जाना है, और ऊपर से इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे आते हैं वो तो बताया, और भी कैसे आते हैं वो भी बताएंगे बच्चों। OUT का एक फेवरेट क्वेश्चन बताए, OUT में हमेशा ये क्वेश्चन बताएंगे आपको अभी। बट उससे पहले थोड़ा डिस्प्लेस खत्म कर लेते हैं। आपने कंटेन खत्म कर दिया, कंबाइन खत्म कर दिया, और फिर डिस्प्लेस में चलते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक फॉर्मूला। डिस्प्लेस में मैंने क्या बोला था? सेम फंडामेंटल डिस्प्लेस कैसे? नए रिएक्शन से। आपको आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, Mg plus H2SO4 MgSO4 plus H2। आपने रिएक्शन पढ़ा होगा बच्चों, कितने बार आपने रिएक्शन पढ़ा होगा। यहाँ पे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं वो आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टाइप्स पढ़ोगे तब केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे कितने टाइप के होते हैं। उसमें एक टाइप का होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो H2 को हटा के मैग्नीशियम ने उसका जगह ले लिया, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो ये तो सिंपल सी बात है, सारा पढ़ाएंगे बोल रहे हो चलो, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ पे मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास क्या है, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ना सर जैसे आपने बोला कि सर यहाँ पे कितना पार्ट ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, ना सर एक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुआ, मतलब इसका मास कितना? एटम का मास 1.008, दो एटम है तो 2 into 1.008, तो कैसे लिखेंगे? 2 into 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय किसने डिस्प्लेस किया? मैग्नीशियम ने। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 22 याद रखना है बच्चों। 2 into 1.008 part of hydrogen is displaced by 24 part of magnesium, 24 part of magnesium। पर हमने डेफिनेशन में क्या बोला था? 1.008 part of hydrogen को जितने part of magnesium डिस्प्लेस करेगा वही होगा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास। तो implies that सिर्फ 1.008 part of hydrogen is displaced by कितना होगा? इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर दो, तो कितना होगा? 12 part। तो 12 part of magnesium, so equivalent mass of magnesium in this reaction is 12। कितना सिंपल है देखो, equivalent mass of magnesium in this reaction is 12। क्योंकि देखो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया, तो कितना हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया? सर एक मॉलिक्यूल मतलब दो एटम, तो 2 into 1.008 part of hydrogen is displaced by कितने पार्ट मैग्नीशियम? ना सर 24 पार्ट, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो सिर्फ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय कितने पार्ट ऑफ मैग्नीशियम? जितने पार्ट ऑफ मैग्नीशियम वही होगा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास इन दिस अबव रिएक्शन, इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसलिए हमने एडिट डिस्प्लेस। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन कर सकते हो, जैसे मैं बोलूंगा जिंक प्लस H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2, मतलब इसमें आपका Zn ने यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया, खुद यहाँ पे आ गया, देखो ZnSO4 हो गया और हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे मैं पूछूंगा इस इक्वेशन में जिंक का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे कितने पार्ट हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है? ना सर 2 into 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय कितने पार्ट ऑफ मैग्नीशियम? ना सर देखिए एक ही मैग्नीशियम एटम है और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 65.3, आपको याद रखना पड़ेगा। तो 2 into 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय 65.3 पार्ट ऑफ जिंक। तो सिर्फ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय कितना होगा बच्चों? इसको मैंने आधा कर दिया तो इसका भी आधा होगा, तो क्या होगा? 65.3 by 2 part of zinc। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इन द अबव रिएक्शन। बेटा वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। तो आपका अबव रिएक्शन में आपका इक्विवेलेंट मास क्या होगा जिंक का? ना सर 65.3 by 2। यही क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन बार-बार आते हैं बच्चों डिस्प्लेस में, और कोई क्वेश्चन आता नहीं है। डिस्प्लेस मतलब क्या? एक एटम ने जो एटम आपको चाहिए जिसका इक्विवेलेंट मास चाहिए वो डिस्प्लेस कर देगा, स्पेशली हाइड्रोजन को। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। तो आपको वेरी गुड बेटा, अलीबा वेरी गुड। तो आपको ये देखना है कि कितने पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को कितने पार्ट ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है कि 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को जितने पार्ट ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेगा वही होगा मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास। वेरी गुड बेटा अलग, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 into 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय 24 पार्ट ऑफ मैग्नीशियम। तो सिर्फ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय 24 by 2। सेम इधर 2 into 1.008 part of hydrogen is displaced by 65.3 part of zinc, क्योंकि जिंक का एटॉमिक मास क्या है? 65.3। यहाँ पे कितने जिंक के एटम है? एक ही एटम है। किसको रिप्लेस किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद लग गया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। तो 2 into 1.008 part of hydrogen is displaced by कितने part of zinc? 65.3 part of zinc। पर डेफिनेशन के हिसाब से 1.008 part of zinc जितने पार्ट ऑफ 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन
जितने पार्ट ऑफ जिंक से डिस्प्लेस होगा वही होगा जिंक का इक्विवेलेंट मास। तो 1.008 part of hydrogen is displaced by 65.3 by 2 part of zinc. So equivalent mass of zinc in the above reaction is 65.3 by 2. तो बच्चों यही थे आपके बुक के डेफिनेशन, कंटेन, कंबाइन और डिस्प्लेस। और तीनों में हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का ही हेल्प लिया कि ऑक्सीजन का 8 पार्ट एलिमेंट का कितना या फिर कंपाउंड का कितना क्या कंटेन, कंबाइन, डिस्प्लेस करेगा, या फिर क्लोरीन का 35.5 पार्ट और हाइड्रोजन का 1.008 पार्ट। और कैसे किया मैंने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करके बुक का जो डेफिनेशन था आपको उसको आपके सामने क्लियर कर दिया। बुक का जो डेफिनेशन था आपके सामने मैंने उसको आपके सामने पूरी क्लियर कर दिया। इसमें कोई डाउट मत रखना बच्चों कि इक्विवेलेंट मास में इससे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट आप मुझे पूछोगे सर बताइए तो कैसे क्वेश्चन आएगा, आप बोल रहे हो ये तो चलो ठीक है सर, और आप बोल रहे हो कि अभी तो आप बहुत सारे फॉर्मूला देने वाले हो, मतलब हमें तो कुछ डाउट नहीं रहेगा इक्विवेलेंट मास में, क्योंकि आप ये पढ़ाने वाले हो कि एसिड का कैसे निकालेंगे, बेस का कैसे निकालेंगे, सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, तो वो सब जो पढ़ेंगे तो ये सब तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें तो हमें कोई दो राय नहीं है। बट आपने टाइम वेस्ट क्यों किया, आपने टाइम वेस्ट क्यों किया, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बताते तो आपने इतना सारा मेहनत क्यों किया हमारे साथ, टाइम वेस्ट कर दिया आपने हमारा। नहीं कर, देखो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है देखो इसके ऊपर, तो देखो फिर हम चलेंगे फॉर्मूला और हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आने वाला है। तो चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आप में टैलेंट है तो करके दिखाओ। उससे पहले मैं ये आपको अनाउंस करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना ये ओयूटी का क्वेश्चन है और कंबाइन के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा कंबाइन के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा सर थोड़ा रिवाइज करने के कंबाइन याद करो, सपोज FeO में मैंने आयरन का पूछा इक्विवेलेंट मास, तो आपने क्या बोलोगे ना 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन combined with 56 part of iron, so 8 part of oxygen combined with 28 part of iron, so equivalent mass of iron in FeO is 28। कंबाइन में यही बताया था कि एलिमेंट का पूछेगा कंपाउंड में, तो ये ऑप्शन इसके साथ कंबाइन किया तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट ऑफ Fe के साथ कंबाइन करेगा वही होगा Fe का इक्विवेलेंट मास, ये आपने बोल दिया। तो क्वेश्चन कैसे आता है ओयूटी का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। अब देखते हैं मुझे किसका कितना टैलेंट है। A metal oxide contains 40% oxygen. Calculate the equivalent weight of metal. जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। मेटल ऑक्साइड में क्या क्या होगा ना सर, मेटल होगा ऑक्सीजन होगा। मेटल ऑक्साइड का मतलब तो वही होता है ना कि आयरन ऑक्साइड है, क्या क्या है आयरन है ऑक्सीजन है, तो मेटल ऑक्साइड में आपको 40% ऑक्सीजन है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या है, क्योंकि आपको क्या पता है 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जितने पार्ट मेटल के साथ कंबाइन करेगा वही होगा मेटल का इक्विवेलेंट मास। 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जितने पार्ट ऑफ मेटल के साथ कंबाइन करेगा वही होगा मेटल का इक्विवेलेंट मास। चलो जल्दी से देखते हैं किसका टैलेंट सबसे ज्यादा। क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बॉय और गर्ल इसका आंसर देगा, देखते हैं। अरे वाह वेरी गुड बेटा, क्या आंसर दिया आपने बेटा, अलीबा वेरी गुड, व्हाट आंसर, अलेक्स वेरी गुड, अलेक्स वेरी गुड बेटा, क्या आंसर दिया आपने, वाह बेहतरीन आंसर, मैग्निफिसेंट आंसर। चलो आप लोग भी ट्राई करो बच्चों, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं करना है, ट्राई तो कर लो, ट्राई करने में क्या जाता है। चलो आंसर करते हैं। ओके अनामिका बेटा वेरी गुड। अरे आज ये नहीं आया क्या ओम प्रकाश, सर ओम प्रकाश बोल रहे हैं, अभिषेक नहीं आया क्या आज क्लास में। चंद्रकांत वेरी गुड, चंद्रकांत 20
बेटा 20 तो नहीं हुआ। चलो बेटा देख लेते हैं, चलो शुभम चलो देख लेते हैं। तो मैंने पूछा एक मेटल ऑक्साइड में आपको 40% ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? देखो बच्चों, एक 2014 और 2017 का ओयूट का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो स्वागत का वेरी गुड बेटा। तो मेटल ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है। अरे भाई, अगर मेटल ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है तो कितने परसेंट मेटल है? 60% मेटल है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन मिलेगा और मेटल मिलेगा। तो मेटल ऑक्साइड में अगर 40% आपका ऑक्सीजन है, मतलब तो 40 पार्ट आपका ऑक्सीजन है, तो कितने पार्ट मेटल है? तो 60 पार्ट मेटल है। तो क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 14 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन combined with 60 पार्ट ऑफ मेटल। क्योंकि मैंने क्या बोला था बच्चों? मैंने बोला था कि 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जितने पार्ट मेटल के साथ कंबाइन होगा वही होगा मेटल का इक्विवेलेंट मास। तो इंप्लाइज दैट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितने पार्ट ऑफ मेटल? जितने पार्ट ऑफ मेटल के साथ कंबाइन करेगा वही होगा मेटल का इक्विवेलेंट मास। बुद्धिंजय थोड़ा देख के बेटा क्या लिखोगे? देखो, अगर 40 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद 60 पार्ट ऑफ मेटल, then 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद, देखो बच्चों इसको मैंने 5 भाग किया, तो इसको भी 5 भाग कर दो, तो क्या होगा? 12 पार्ट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल कितना? 12। वेरी गुड। जिन-जिन ने 12 आंसर दिया, क्या बेहतरीन आंसर दिया। अरे भाई, पहले तो ये जान लो कि कंबाइन कहां पे अप्लाई करते हैं। सिंपल, ये जानना नहीं है, कॉमन सेंस। सर कंबाइन मतलब दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो ऑक्साइड मतलब आपका ऑक्सीजन है, सामने की मेटल है, दोनों ने कंबाइन किया। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में मैंने मेटल का इक्विवेलेंट मास पूछा। तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जब कंपाउंड में एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पूछेगा तो कंबाइन का फॉर्मूला अप्लाई करो। बोलना नहीं था ये, बस आपका कॉमन सेंस है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप समर के स्टूडेंट हो। तो आपका अगर 40 पार्ट आपका ऑक्सीजन हुआ तो कितने पार्ट मेटल हुआ? 60 पार्ट। तो 40 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आपकी 60 पार्ट ऑफ मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने पार्ट मेटल के साथ कंबाइन करेगा? तो वही होगा मेटल का इक्विवेलेंट मास। वही तो मैंने लिखा कि 40 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 60 पार्ट ऑफ मेटल। तो 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद कितना बच्चों? इसको 5 में डिवाइड किया आपने, देखो 40 को 5 में डिवाइड किया तो 8 है, तो 60 को 5 में डिवाइड करेंगे तो 12 होगा। या फिर आप अपना ओरिजिनल अरिथमेटिक से कर लो। कैसे? The 40 part of oxygen combines with the 60 part of metal. 1 part of oxygen combines with the 60 by 40 part of metal. 8 part of oxygen combines with the 60 by 40 into 8 is equal to 12 part of metal. So equivalent mass of metal will be 12. बच्चों, is there any doubt? No sir. चलो, तो डाउट नहीं है। तो 2 सेकंड में, अब जो क्वेश्चन लेंगे 2 सेकंड में आंसर चाहिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट मास विद फॉर्मूला। फिर आपको कोई देखना नहीं पड़ेगा, मजा आता है। चलो और एक क्वेश्चन। ए मेटल क्लोराइड, जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिखा, ए मेटल क्लोराइड contains 71 part of chlorine. A metal chloride contains 71 part of chlorine. Calculate equivalent weight of मेटल। जल्दी से 2 सेकंड में आंसर। ये क्वेश्चन नहीं आया बट आ सकता है आपकी बुक में। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये इसका आंसर करो जल्दी सर। 14.5। मैग्निफिसेंट। देखो बच्चों, ये मैंने पार्ट लिख दिया, इसको परसेंटेज पे लिख सकते हैं एग्जाम में। आदित्य कृति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कृति, वेरी गुड बेटा। अनामिका, वेरी गुड। देखो यहाँ पे सेम चीज है,
मेटल क्लोराइड है, मतलब मेटल होगा क्लोरीन होगा। अविनाश वेरी गुड, अलीमा वेरी गुड। तो मेटल होगा और क्लोरीन होगा। तो कितने पार्ट क्लोरीन है ना? 71 पार्ट क्लोरीन कंबाइन किया है 29 पार्ट मेटल के साथ, क्योंकि 100 से 71 माइनस करेंगे तो 29 होगा। तो अगर 75 पार्ट ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद 29 पार्ट ऑफ मेटल, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन कितने पार्ट मेटल के साथ कंबाइन करेगा? सुनो वेरी गुड बेटा, तो इसको 2 में डिवाइड कर दो तो क्या होगा? 14.5, क्योंकि इसको 2 में डिवाइड किया तो इसको भी 2 में डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 14.5। तो बच्चों ये जोन का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको जानबूझ के बताया। और देखो बच्चों क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया। आया समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ाया, जो 3 फंडामेंटल समझाया, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो रिएक्शन दिया आपका डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है। बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे वो तो हम फॉर्मूला देने वाले हैं, 2 सेकंड में खत्म कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जितना भी पढ़ा आपने ढेर सारी चीजें एंजॉय किया, फंडामेंटल समझा, क्या क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं आपने देखा। अब पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास को, इतना माइंड वेस्ट ना करके आराम से कैसे निकालेंगे। सर हमें आराम पसंद है, अब हमें आराम से कैसे निकालेंगे ये दो। अब बार बार इतने सारे चीज नहीं लिख सकते, हाँ इसके तो लिखना पड़ेगा। पर सपोज आपने AlCl3 दे दिया, अब बोलोगे 3 2 35.5 इज कंटेन्ड इन AlCl3 इतना, फिर 30, ये बहुत हो रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है। हम थोड़ी 4th क्लास के स्टूडेंट है जो आप बार बार में अरिथमेटिक सिखा रहे हो। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कैटेगराइज करके। तो जितने भी एसिड है उनका कैसे निकालेंगे, जितने बेस है उनका कैसे निकालेंगे, जितना सॉल्ट है उनका कैसे निकालेंगे, एटम्स का कैसे, मॉलिक्यूल का कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे, आयन का कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे, सब एक एक करके पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वेस्टिंग टाइम प्लीज हेडिंग दीजिए फिर से इक्विवेलेंट मास, और उसका सब हेडिंग दीजिए, इक्विवेलेंट मास का सब हेडिंग दीजिए, किसका? पहले ओके एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, जल्दी से लिखो, हेडिंग दो। Are you ready? Shall we start? Yes sir. चलो yes. तो मेरे प्यारे बच्चों आपने बोला कि सर एसिड का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो पहले तो जान लो कि इक्विवेलेंट मास को कैपिटल E से डिनोट करते हैं और इसका कोई यूनिट नहीं होता। चलो सर ये जान लिया। अब सर हमें ये बताइए सर एसिड बोलते किसको है, क्योंकि हम सर ये बहुत एसिड मालूम है हमें 9th में पढ़ा है, बट ये भूल गए हो। पहले समझाइए एसिड क्या होता है, फिर आप समझाओ कि इक्विवेलेंट मास एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। चलो तो बच्चों एसिड वही होता है जो कि पानी में ना H+ आयन फर्निश करते हैं। एसिड किसको बोलेंगे ना सर, जिनको पानी में ऐड करने से H+ आयन रिलीज होता है। जैसे कि आपका कुछ फंडामेंटल फॉर्मूला फंडामेंटल एसिड HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जब इसको आप पानी में ऐड करोगे तो ये क्या क्या फर्निश करेगा सर, H+ और H3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि पानी के प्रेजेंस में ये H+ आयन फर्निश करता है। इस HCl ने कितना H+ आयन फर्निश किया? एक H+ आयन फर्निश किया। फिर हम पढ़ेंगे H2SO4। बच्चों देखते जाओ, जब इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये किसमें डिसोसिएट करेगा, जैसे कितना H+ हो सकता है, जैसे 2H+। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2H+, प्लस बाकी क्या है सल्फेट आयन SO4 माइनस। अरे ये सुनो, तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि पानी में ऐड करने से H+ देगा। सर कितना H+ पता कैसे चलेगा, आप खुद ही देख लो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ देगा, और 2 हाइड्रोजन H+ होके चले गए तो बाकी क्या रहेगा SO4। बट SO4 का ऊपर चार्ज कितना होगा ना सर, आप ही बताइए। ये मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है,
तो देखो 2H प्लस मतलब 2 × +1 +2 चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट को तो ये याद होता है कि सल्फेट का फॉर्मूला ही S/2-, इसलिए मैंने जेरॉक्स दिया था पढ़ने के लिए। सपोज याद भी नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2H प्लस मतलब 2 × +1, तो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, इसी मॉलिक्यूल से आपने आयोनाइज किया है। तो ये देखो पानी में ऐड करने से H2SO ने H+ आयन दिया, तो इसलिए H2SO क्या होगा आपका H2। हम घटा अब और बच्चों H3PO जब हम पानी में ऐड करेंगे तो ये कितना H+ देगा ना सर, 3H+, 3 हाइड्रोजन है तो 3H+, साथ में क्या निकलेगा PO4, तो PO4 के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा। सपोज आपको फॉस्फेट का फॉर्मूला पता नहीं है फॉस्फेट आयन का, तो आप आराम से देखो बच्चों, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है वो 3 है, तो 3 × +1 +3, तो ऊपर यहाँ पे कितना होगा -3, समझे। सपोज मैं लिखूंगा इधर HNO3, उसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। जब आपने इसको पानी में ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन, तो कितना H+ आएगा, एक H+ आएगा, बाकी का क्या है NO3 है। इसका सर इसको क्या बोलते हैं नाइट्रेट आयन, बट सर आप उसको फॉर्मूला हमें पता नहीं, याद नहीं है सर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर H के ऊपर +1 है उसके ऊपर -1 रहेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है। तो देखो ये सब के सब आपके एसिड और भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि H2C2O4, बच्चों ये सब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट अभी कोई डाउट नहीं, आराम से एंजॉय करो। इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई पूछेगा अभी, नहीं आपको कोई नहीं पूछेगा, बस आपको क्वेश्चन देंगे आपका आंसर करें, और जितना क्वेश्चन दे रहे हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन 99% नहीं आया, आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे जब पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाएगा। तो देखो H2C2O4, तो बच्चों यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो कितना H+ आएगा 2H+, तो बाकी क्या है C2O4। सर C2O4 को क्या बोलते हैं ऑक्सैलेट आयन, पर सर ऑक्सैलेट आयन का फॉर्मूला मुझे पता नहीं सर, भूल गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस है 2H+, तो चार्ज कितना 2 × +1 +2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा -2, क्योंकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल। सपोज मैंने NH4OH लिखा, सॉरी सपोज मैंने और क्या CH3COOH लिखा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड, बताएंगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड में पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कि छुट्टी नहीं, अरे तब तो तब की बात, अब भी आपको चैलेंज देते हैं 2 मिनट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज है, 2 मिनट में आप सबका कॉमन नेम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबका नाम बोल सकते हो 2 मिनट में। क्या आप ये मुझे चैलेंज देंगे? ये चैलेंज एक्सेप्ट कर दूंगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है पता नहीं, बट मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ऐसा लिख दूंगा अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एग्जाम में 30 मार्क्स का आता है, एंट्रेंस में 18 to 19 मार्क्स आता है, मतलब 50% क्वेश्चन आ रहा हूँ, और उसका जो कॉमन नेम है ना, जो नेमिंग होता है उसको 2 मिनट में समझा देंगे, ऐसा ट्रिक है। आपको कुछ नहीं मालूम बट आप आंसर करोगे अभी 2 मिनट में, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। बस इसका नाम क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ एसिटिक एसिड, मेरे साथ बोलना है एसिटिक एसिड, कुछ नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड को सारा पर एसिड क्यों बोला, क्योंकि सारे वाटर के प्रेजेंस में H+ फर्निश करेगा। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लीजिए ना 4 हाइड्रोजन है, नहीं बच्चों हमेशा याद रखना हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल नहीं है, सिर्फ वही हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा होगा। जैसे कि आप देखो CH3COH का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो देखो कितने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, देखो ये वाला ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है 3.5, बट ये तीनों कार्बन के साथ लगे हैं, तो इसको आप निकाल नहीं सकते, आप उसी को निकाल सकते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा होगा, उसी को आप आयन करके फर्निश कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर जोर से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जब अपने ओर जोर से खींचेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। कैसे ना सर, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया,
ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन होगा माइनस, तो लिखेंगे CH3 में COO माइनस प्लस। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन होगा प्लस, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, देगा तो काटायन, लेगा तो आनायन। बट क्या सभी नहीं सर, जो OH लिंकेज होगा, जो हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा होगा वही हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसको डिसोसिएट कैसे करेंगे? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसको एसिड क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर ये जब फर्निश करेगा पानी में क्या देता है सर? CH3CO माइनस देता है साथ में H प्लस। क्योंकि मैंने क्या बोला, जो पानी में H प्लस देगा, जो पानी में H प्लस देगा वो आपका एसिड है। तो बच्चों ये सब आपके एसिड में कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में आते हैं। चलो तो आपको बता दिया कि एसिड किसको बोलते हैं। इक्विवेलेंट मास तो अभी तक आप आए नहीं, फॉर्मूला आपने बताया नहीं। आप पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते कि सर एसिड किसको बोलते हैं ना। एसिड उसी को बोलेंगे जो कि पानी के प्रेजेंस में एक्वस मीडियम में और पानी के प्रेजेंस में H प्लस आयन फॉर्मेशन करेगा। तो आप साइड में लिख सकते हो फॉर्मिस। बच्चों फॉर्मिस का मतलब रिलीज, आप रिलीज भी लिख सकते हो। H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम और वाटर। एक्वस मीडियम और वाटर दोनों सेम चीज है। पानी के प्रेजेंस में जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड H प्लस देगा ना उसको आप एसिड बोलोगे। यह डेफिनेशन। तो यहाँ पे बच्चों पानी के प्रेजेंस में इसने H प्लस दिया, पानी के प्रेजेंस में इसने 2 H प्लस दिया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 H प्लस, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 H प्लस। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा और इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा। तो सर स्ट्रक्चर हम याद नहीं रख सकते सर, अभी तो हम बच्चे हैं, आप स्ट्रक्चर याद रखने की बात बोल रहे हो, ये इम्पॉसिबल है सर। बच्चों 100% इम्पॉसिबल है। बट आपको थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाऊं। केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको स्ट्रक्चर जितने सारे दुनिया में कंपाउंड है सबका स्ट्रक्चर बता दूंगा बच्चों, ट्रिक से। पर अभी भी बता सकता हूं, अभी भी कोई बड़ी बात है नहीं। अभी अगर आप थोड़ा पेशेंस दिखाओगे तो अभी भी बता देंगे स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। बट आपको ट्रिक दे दिया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 H प्लस, 3 हाइड्रोजन 3 H प्लस, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 H प्लस, 2 हाइड्रोजन 2 H प्लस, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है बट ओनली वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ लगा हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हो। तो यहाँ पे इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन H प्लस निकलेगा। आया समझ में? देखो बच्चों ये क्लोरीन की संख्या है इसलिए 1 H प्लस। ये जो H2SO4 आप लोग देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा है H2SO4। देखो बच्चों ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताइए बच्चों यहाँ पे कितना हाइड्रोजन निकलेगा? तो सर आपने बताया था कि सर जितना OH बॉन्ड होगा, देखो सर OH बॉन्ड में जितना OH बॉन्ड ना उतना H प्लस निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कितने H प्लस निकलेगा सर? तो इसीलिए हमने क्या लिखा H प्लस। बट सर आपने ऐसे क्यों स्ट्रक्चर बनाया सल्फर का? क्योंकि यही तो पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर में, क्योंकि सल्फर में आपका वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको क्या दिखाना होगा? सल्फर में हमेशा 6 बॉन्ड दिखाना होगा। सल्फर में हमेशा 6 बॉन्ड दिखाना होता है। सर कैसे दिखाया आपने? तो 1 2 3 4 5 6। सर ऑक्सीजन में भी वही बच्चों, ऑक्सीजन में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना होता है जब आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग। तो देखो 1 2 1 2 1 2 1। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर है H2SO4 का, क्योंकि ना इक्विवेलेंट मास में स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। बट अभी टेंशन लेने की बात नहीं, अभी मैंने जैसे बताया वही कांसेप्ट को पकड़ो। कैसे डिसोसिएट करता है H प्लस Cl माइनस 2H प्लस SO4 2 माइनस 3 हाइड्रोजन 3 H प्लस, 1 हाइड्रोजन 1 H प्लस, 2 हाइड्रोजन 2 H प्लस, आराम से ऐसे। और एक्सेप्शनल कैसे है? एक्सेप्शनल नहीं बोलते इसको, अब अभी आप नए हो इसलिए एक्सेप्शनल।
नहीं तो आप आराम से क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर से भी कितना हाइड्रोजन H+ होके निकलेगा वो जज कर सकते हो। बट आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप जान लो सर ये आपके एसिड। चलो, और कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं है, बताएंगे फ्यूचर में, इसके बाद बताएंगे। पर पहले जान लीजिए कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे एसिड का, फॉर्मूला देखिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू molecular mass of acid by molecular mass of acid by its basicity। सर ये बेस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड समझ में आ गया, सर ये सब एसिड इनका मॉलिक्यूलर मास, सर ये बेसिसिटी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो गए। बेसिसिटी मतलब number of displaceable H+ आयन, मतलब पानी में आपका एसिड जितना H+ को छोड़ता है ना वही होता है उसका बेसिसिटी। एसिड का क्या बोलते हैं उसको, बेसिसिटी। वो पानी में कितना H+ छोड़ता है। अब देखो HCl पानी में कितना H+ छोड़ता है, एक ही H+ छोड़ता, तो HCl का बेसिसिटी क्या होगा, 1। और देखो ये पानी में कितना H+ छोड़ रहा है, 2, तो इसका बेसिसिटी क्या है, 2। ये पानी में कितना H+ छोड़ रहा है, 3, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, 3। ये पानी में कितना H+ छोड़ रहा है, 1, तो इसका बेसिसिटी क्या है, 1। जितना H+ छोड़ेगा उसी को बेसिसिटी बोलते हैं, या फिर एक बुक में इसको बेसिसिटी को नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन डायरेक्ट लिख लेते हैं। बट मैं आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ, क्योंकि बेसिसिटी नाम का चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि जितना H+ रिप्लेस होगा उसको उसका बेसिसिटी बोलते हैं, उस एसिड का बेसिसिटी बोलते हैं। कोई पूछेगा इसका बेसिसिटी क्या है, सर ये ऑक्सैलिक एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो 2 H+ देता है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, 2। जितना H+ देगा वही उसका बेसिसिटी होता है। इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो बताइए मुझे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मुझे बताइए, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl क्या होगा, आप क्या बोलोगे ना सर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। यहाँ पे HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आपको पता है HCl हाइड्रोजन का कितना पकड़ेंगे, 1, हमेशा 1 पकड़ो, और इसका क्लोरीन का 35.5 ऐड करेंगे तो 36। तो ऐड करेंगे तो क्या, 36.5, तो ये हो गया 36.5 बाई, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड क्या है, आपने क्या बोला, ये फॉर्मूला देखो। एसिड का कैसे निकालेंगे ना सर, एसिड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड तो कितना 36.5 बाई इसका बेसिसिटी कितना ना सर, बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ है, तो कितना H+ देता है पानी में, सर एक ही H+ देता है, तो बेसिसिटी क्या लिखेंगे, 1। तो 36.5 by 1 is equal to 36.5 आंसर। एनी डाउट, एनी डाउट, खत्म नहीं हुआ, इसका एक्सेप्शन केस भी बड़े सबका करेंगे आराम से करके करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप समझो पहले मैंने क्या बोला। एसिड का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा ना सर, एसिड का मॉलिक्यूलर मास बाय एसिड का बेसिसिटी। एसिड का मॉलिक्यूलर मास तो कोई भी निकाल सकता है, और ऐसे आपके एसिड है इनका मॉलिक्यूलर मास आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर, हमें सबका एटॉमिक मास पता है तो मॉलिक्यूलर मास तो आराम से निकाल देंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिसिटी। सर बेसिसिटी का मतलब क्या होता है ना, कितना H+ आयन वो पानी में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये HCl पानी में कितना H+ देता है, 1 H+। ये H+ ऊपर पानी में कितना H+ देता है, 2 H+। तो स्ट्रिंग के ऊपर पानी में कितना H+ देता है, 3 H+। तो यही होगा इसका बेसिसिटी, जितना H+ पानी में देगा उसी को उसका बेसिसिटी बोलते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। कितना H+ वो पानी में पानी डालने से वो कितना H+ छोड़ता है, यही होता है उसका बेसिसिटी। तो बच्चों क्या ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कैसे निकाला आपने। चलो सेकंड क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO।
तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बच्चों? ना सर H2SO4, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन एटम है 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, कितने एटम्स है 4, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा सर 19। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 19। H2SO4 का बेसिसिटी क्या है, मतलब पानी में ऐड करने से वो कितना H+ देता है सर, वो H+ देता है। तो इसका बेसिसिटी क्या होगा 48, क्या होगा 49। एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। चलो जी, अच्छा अब देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 तीसरा ये वाला। तो क्या करेंगे ना सर, इसका मॉलिक्यूलर मास बाय इट्स बेसिसिटी। तो मुझे बोलिए H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ना सर H3PO4। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 प्लस फास्फोरस का 1, फास्फोरस का एटॉमिक मास क्या है 31, याद रखना है बच्चों। सल्फर का कितना, जैसे आप बोला आपको 32, फास्फोरस का कितना, जैसे बोला अभी 31, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा ऑक्सीजन का 16, कितने एटम्स है 4 ऑक्सीजन के एटम तो 64। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा ना सर, देखिए 60 30 ये 90, किससे 90 और 98 बाई मॉलिक्यूलर मास बाई इस बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने H+ है वो पानी में, कितने H+ देता है। जब आप पानी ऐड करते हो तो आपने देखा ये 3 H+ देता है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा 3 होगा। तो क्या लिखेंगे? एनी डाउट? नो सर। चलो अब इसका निकाल क्या बोलिए, मैं जल्दी से बोलिए, आज तो टाइम होने वाला है, तो जल्दी से बोलिए HNO3 का क्या होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14, आपको पता है। अनिका 32.6 किसका बेटा? सर 63। अच्छा लेकिन 63 बेटा एक बार देख लीजिए आपका। अब देखो ये वाला कर लेते, देखिए 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट। बेटा देखिए HNO3 में हमने क्या बोला, अनामिक एसिड 63, HNO3 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 into 3 48, तो ऐड करेंगे तो 63 होगा। तो हम जब लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3, आंसर क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। अलीवर देखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास कितना है 63 बाय HNO3 का बेसिसिटी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय इट्स बेसिसिटी, मतलब एसिड पानी में कितना H+ देता है। तो देखो HNO3 पानी में कितना H+ देता है, एक ही H+, इसका बेसिसिटी क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 63। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आया या फिर नहीं आया? अंडरस्टूड सर। यस तो सर। इसका निकाल के दिखाओ जल्दी से, ऑक्सीजन एसिड का H2CO का जल्दी से निकाल के दिखाओ। कार्बन का तो 12 है मालूम है आपको, जल्दी। फिर इसका भी 63। जल्दी इसका सर 63। 63 कहां से बेटा, ऊपर वाला बोल रहा है क्या तू, यहां पे आ जा तू। सर उसका भी 63 है। बेटा इसका भी 63। यस अच्छा अनामिक एसिड 39 देखते हैं बेटा। चलो तो H2C2O4 का H2 अभी के स्ट्रिंग 39 देखते हैं बेटा, मुझे तो पता नहीं, आपको कितना फास्ट हो मुझे पता नहीं। तो H2C2O4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं इसको। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 24 प्लस और 4 ऑक्सीजन है तो 64। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 60 80, तो 16 64 प्लस 24 कितना होगा 80 88 प्लस 2 90, तो 90 होगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो अनामिका ठीक है बेटा, तो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा ना सर, आपने मॉलिक्यूलर मास तो 90 किया, बट सर इसका बेसिसिटी क्या 45। होगा, पानी में कितना H+ देता है, कितने 2, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा 2, तो 90/2 इज इक्वल टू 45 आंसर। कितना सिंपल, कितना सिंपल है देखो बेटा। इज देयर एनी डाउट? चलो आज तो 1 मिनट बाकी है, ये एक्स्ट्रा करके दिखा दो मुझे।
फिर हम एक्सेप्शनल केस पढ़ेंगे इवनिंग को। उसको जल्दी से करके दिखा दो। एसिटिक एसिड का क्या होगा इक्विवेलेंट मास, जल्दी से कितना H+ दे रहा है, एक H+ दे रहा है। चलो जल्दी से करके दिखाओ। इसका मॉलिक्यूलर मास बाय इट्स का बेसिसिटी, मतलब ये कितना H+ देता है पानी में, कितना दे रहा है, एक H+। जल्दी से बताओ किसका। अब मैग्निफिसेंट, अलेख क्या आंसर दे रहे हो बेटा, वेरी गुड बेटा, मैग्निफिसेंट। तो देखो बच्चों, अलीना वेरी गुड बेटा, किसने गलत दिया, आदित्य 20 बेटा कहां गया आपका पंडा, ये क्या है, अरे CH3COH में कार्बन का हमारा 12 प्लस बैलेंस है, क्या बैलेंस है, 12 प्लस 3 15 15 ये क्या है 27 28 प्लस 32 60, तो मॉलिक्यूलर मास है 60। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ CH3SO इक्वल टू molecular mass of acetic acid, that is 16, molecular mass of acid कितना हुआ 16 by its basicity। basicity का मतलब कितना H+ देगा पानी में, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट H+ आयन इन वाटर। तो पानी में कितना H+ देता है, असल एक ही H+ देता है, देखो आपने एक ही H+ लिखा, तो बेसिसिटी क्या होगा 1, तो 60 by 1 is equal to 60। अरे समझे कि नहीं समझे, क्या गलत आंसर दे रहे हो बेटा, क्लियर है सर एक और बात समझा दीजिए। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास और इवनिंग में यहाँ से कंटिन्यू कराएंगे, ऐसा नहीं कि बंद कर देंगे। हम थोड़ा आपको एक्सेप्शनल चीज बताएंगे, कुछ स्ट्रक्चर बताएंगे, वो स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, कैसे क्या वो भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि वो कंप्लीट, क्योंकि देखो एक समर की स्टूडेंट को इतने बड़े बड़े चीज समझाना कोई छोटी बात है नहीं, बट फिर भी आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और बच्चों एक टाइम आएगा 2-3 महीने के अंदर आप ना इस सब में एक्सपर्ट हो जाओगे। हाँ चलो, तो आपको आप एक्सपर्ट हो जाओगे बच्चों, कैसे, प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आएगा ना ये सब इसमें आएंगे, टेंशन मत लो, स्ट्रक्चर सभी का बताएं। जैसे बोला तो अभी भी चैलेंज लेंगे, इवनिंग में चैलेंज लेंगे, जब क्लास स्टार्ट होगा ये तो पढ़ेंगे, इवनिंग में चैलेंज लेंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है वो पता नहीं, मुझे मालूम है, बट आप लोग पढ़ोगे, इस साल भी पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे, और 50% आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है, 50%। ये तो जनरल केमिस्ट्री, ये ना ऑर्गेनिक है ना फिजिकल है, जनरल केमिस्ट्री। बट अभी भी चैलेंज देंगे 2 मिनट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना नेमिंग है आपको बता देंगे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है पता नहीं, बट मैं आपको नेमिंग बता दूंगा। तो सीखने का वो चाह चाहिए बच्चों, तो कोई टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, ओके। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करो, सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। Who is official Satish Meher? Hello.